Hello everyone. So in this lecture, we will talk about the half-life of zero order reaction and for first order reaction with a few NCERT questions. So let's start with the definition of half-life. What is half-life? अब यहाँ पे क्योंकि हम chemical kinetics की बात कर रहे हैं, chemical kinetics chapter is about reaction. तो यहाँ पर जो half life है वो भी किसकी होगी बेटा, reaction की ही होगी. So according to NCERT, the half life of a reaction is the time in which the concentration of a reactant is reduced to one half of its initial concentration. It is represented as T half. राइट, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, जैसे कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. अब ये ओवरऑल आपके पास केमिकल रिएक्शन है. इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हमें लग रहे हैं 1 आवर. ठीक है जी. पूरा जब ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें कितने लगेंगे, 1 आवर लगेंगे. लेकिन जब 30 मिनट होंगे रिएक्शन को शुरू हुए, कितना प्रोडक्ट वहां पे बना होगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो आप ये भी कह सकते हो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, कि हाफ रिएक्शन कब कंप्लीट हुई होगी, उसमें कितना टाइम लगा होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ. राइट, सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं. अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब देखो बच्चे, अगर आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, वो नहीं आपको याद है तो आपको पहले वो याद करने पड़ेंगे, तभी आप इस चैप्टर में आप इसके आगे जा पाएंगे. राइट, तो आपको इसके अगले लेक्चर जो है वो देखना पड़ेगा, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं हम, किस तरह से उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो सारे चीजें आपको अगले लेक्चर में मिल जाएंगी. सो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला डिराइव किया था. सो द फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी डिवाइड बाई टी. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, अब अगर मुझे इस तरीके से मैं लिखूं इसको, तो इट इज के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी टी, तब भी ये गलत नहीं है, तब भी ये ठीक है. अब यहाँ पे के क्या है बेटा, के यहाँ हमारे पास यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट है. राइट, रेट कांस्टेंट है. टाइम, ये क्या है, टाइम है, आपकी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा वो. सी नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है. सो ये ओवरऑल आप हम सब सारी चीजें जो है वो अपने अगले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो इसके हिसाब से मेरे पास ये फॉर्मूला आता है यहाँ पे. ठीक है, अब सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया. अब देखो बच्चे, यहाँ पर अगर मुझे ये बताना है कि आपके पास जो पूरा टाइम यहाँ पे लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, वो टी है. अगर मुझे इसका बताना है कि कितना हाफ होगा इसका, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, टी हाफ लिख देंगे. ठीक है, ऐसे कि मुझे ये बताना है कि कंसंट्रेशन उसकी हाफ हो चुकी है, रिएक्शन आपकी हाफ जो है वो प्रोसीड हो चुकी है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस टू. राइट, कैसे, ये कैसे हुआ, मैं जैसे मान लीजिए 1 है, अब 1 का अगर आप मुझे बताना हो कि हाफ लिखो उसका, तो आप कैसे लिखेंगे, 1/2. ऐसे लिखेंगे ना, 1 का हाफ कितना, 1/2 हो गया. तो वैसे ही सी टी कैसे लिखेंगे आप, सी नॉट बाई टू. सिंपल है ना. अब देखो, यहाँ पर हमने टी ले लिया, टी हाफ, और सी टी कितना हो गया, सी नॉट माइनस डिवाइड बाई टू. इन दोनों वैल्यूज को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो सी नॉट माइनस सी नॉट बाई डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ. यहाँ से अब हम टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, टी हाफ कितना आ गया, दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाई टू के. ओवरऑल हमारे पास ये टी हाफ की वैल्यूज आ गई, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. अब हम चेक करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं. This is how we can represent graphically the zero order reaction. This is the formula T half is equal to C naught by 2K, right? Graphically जो T half है वो y एक्सिस पे आएगा, और जो C naught है वो x एक्सिस पे आ रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, इनिशियली हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो इतनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन. मतलब धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती चलेगी, इस साइड को जा रही है ना, इस तरीके से, और टाइम भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो ये क्या है, टी हाफ वर्सेस सी नॉट का ग्राफ है. अब इस फॉर्मूले से हमें क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, इस फॉर्मूले से हमें ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो टी हाफ है, जो हाफ लाइफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के. ठीक है, आप देख रहे होंगे फॉर्मूले में भी, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, दैट इज टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट,
तो वो भी गलत नहीं है ना। तो टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी नॉट के, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन के। इनिशियल कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपका टी हाफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और जो रेट कांस्टेंट है यहाँ पे, जो रेट कांस्टेंट है उसके क्या है ये बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये पॉइंट्स हमें छोटे छोटे पॉइंट जो है वो याद रखने हैं कि किस तरीके से आपकी रिएक्शन जो है वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू रेट कांस्टेंट। अगर उसका हाफ पीरियड होगा टाइम रिएक्शन का, तो उस तरीके से किस तरीके से हमारे पास चीजें आएंगी, राइट। अब इसी पॉइंट से हम आगे चलते हैं और बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब रेट कांस्टेंट जो है वो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके थे, तो क्या है फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग सी नॉट बाई सी आर। ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके थे अपने अर्लियर लेक्चर में, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज करेंगे हम कि आपके पास जो t है, जो टाइम है, वो क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। और जो कंसंट्रेशन है आपकी सी आर, वो भी क्या हो जाएगी बेटे, हाफ हो जाएगी, सी नॉट बाई 2। अब जब हम टी हाफ और सी आर की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ लॉग सी नॉट अपॉन सी नॉट बाई 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं और ओवरऑल लॉग की वैल्यूज भी कैलकुलेट कर लूं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है टी हाफ की वो कितनी आएगी, 0.693 बाई के। अब देखो आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे पास एक सॉल्व हुआ फॉर्मूला आ चुका है जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है, तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सो फॉर टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो टी हाफ है, जो हाफ लाइफ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के। ये तो पहले भी था, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए भी था। लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए जो वैल्यूज आ रही थी टी हाफ की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी इनिशियल कंसंट्रेशन के। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी हाफ होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के। मतलब कि वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ली होगी, ठीक है। सो दीज आर टू फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। तो अभी तक तो बहुत सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, हमने रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लिया, हमने उसकी यूनिट्स कैलकुलेट कर ली, हमने हाफ लाइफ भी देख लिया। तो ओवरऑल एक ग्राफ, एक टेबल चेक कर लेते हैं जिसमें कि हमारे पास सारी वैल्यूज आती हैं। सो दिस इज द टेबल, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये टेबल। इसमें देखो हमने अभी तक क्या कर लिया, रिएक्शन की टाइप क्या होती है, आपके पास रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में, वो जा रहा है, तो उस केस में ऑर्डर जो है आपके पास हमने दो डिस्कस कर ली, कौन सा, जीरो ऑर्डर, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उस केस के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो इस तरीके से करेंगे, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या बन जाता है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के और रिएक्टेंट, ठीक है, निश्चय जो भी आपके पास रिएक्शन होगी उसमें उसका जो रिएक्टेंट होगा वो। अब आगे हमने बात की इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, जिसमें हमने दो फॉर्मूले और चेक किए, दैट इज के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, और आर इज इक्वल टू आर नॉट, मतलब ओवरऑल के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर नॉट डिवाइड बाई आर। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास फिर और आए। हमने यहाँ पे ग्राफ भी चेक किए, जो हमारे पास ग्राफ बने वो क्या थे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ थे, जिसमें कि जीरो ऑर्डर के लिए जो ग्राफ बना वो कंसंट्रेशन बस टाइम का था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ग्राफ हमने बनाया वो किसके बीच में था, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर वर्सेस टी के बीच में था। आज के लेक्चर में हमने बात की हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने फॉर्मूला चेक किया, दैट इज आर नॉट अपॉन टू के, ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के। आर नॉट बोल लो या सी नॉट बोल लो, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास था लॉग, लॉग की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली थी 0.629 डिवाइड बाई के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो द्वारा फॉर्मूले आ गए। यूनिट्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी अपने अर्लियर लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि यूनिट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट्स होती हैं, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास यूनिट्स होती हैं टाइम इनवर्स या फिर सेकंड इनवर्स। तो ये ओवरऑल सारा हम कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटे, स्यूडो का सिंपल मतलब होता है कि जैसा आपको दिख रहा है वैसा है नहीं। मतलब कि अगर आपकी कोई रिएक्शन जो है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रही है, या फिर उसकी जो रेट इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। तो स्यूडो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे आप, बायोमोलिकुलर रिएक्शंस फॉलोइंग द रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट
ऑर्डर रिएक्शन। दीज आर कॉल्ड एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। सो C12H22O11 फॉर्मूला ऑफ केन शुगर प्लस वाटर, इट गिव्स अस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, राइट। अब जो रेट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, तो कायदे से तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन जो रेट डिपेंड कर रहा है इसका, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ केन शुगर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाटर के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो ऑर्डर आता है हमारे पास, वो क्या आता है? फर्स्ट ऑर्डर। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि इसकी स्टोइकियोमेट्री जो है वो कितनी है? 1 है, इसकी कितनी है? 0 है। ठीक है, मतलब कि ये वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। रेट इक्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज एसिड कैटलिस्ट एस्टर हाइड्रोलिसिस। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइल एसीटेट कहते हैं। और वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन कौन सी है? एस्टर हाइड्रोलिसिस है। और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट भी कुछ बन के आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपकी जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ना। इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड concentration of both ethyl acetate and water affect the rate of reaction। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो जो रेट होगा वो दोनों से अफेक्ट होगा, राइट। बट एक्चुअल में यहाँ पे जो वाटर है वो लार्ज एक्सेस में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है। सो हाइड्रोलिसिस हो रही है तो उसमें क्या होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन जब उतनी अल्टर नहीं होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसकी किसकी कंसंट्रेशन की वजह से अफेक्ट होगा? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इथाइल एसीटेट ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया भी है जैसे टाइम के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे 10 मोल है, यहाँ पे 0.01 मोल है। तो अकॉर्डिंगली धीरे धीरे क्या हो रहा है कि रेट जो है टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पे 0.01 था, ये 0 हो गया। यहाँ पे 10 था, ये 10 माइनस 0.9 हो गया, राइट। लेकिन जो रेट होगा ओवरऑल वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली ऑन इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पर भी क्या है कि है तो ये एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन जो रेट अल्टर हो रहा है रिएक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की वजह से हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो लेट्स सॉल्व वन एनसीईआरटी क्वेश्चन नाउ। A first order reaction is found to have a rate constant k is equal to 5.5 multiplied 10 raised to power minus 14. Find the half life of the reaction। सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला है टी हाफ का वो अप्लाई करना है ना। सो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 डिवाइड बाई के। आपको के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आता है इसको सॉल्व करके वो कितना आएगा? दैट इज 0.693 को हम क्या करेंगे? 5.5 से पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 एज इट इज। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.126 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.26। 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 है, तो अगर मुझे डेसिमल को रिमूव करना है तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 13। जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 13 ओनली। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन। आपको जस्ट यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज को अप्लाई करना है। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत तो होती ही है, राइट। सो प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। So next question is also your NCERT question. The initial concentration of N2O5 in the following first order reaction. Again first order reaction की बात हो रही है। Reaction is given to you और यहाँ पे initial concentration किसकी देकर रखी है? N2O5 की कितनी given है? 1.24 multiplied 10 raised to the power minus 2। ठीक है, at 318 Kelvin the concentration of N2O5 after 60 minute, आपको टाइम भी दिया हुआ है, was 0.20 multiplied 10 raised to power minus 2। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको रेट कांस्टेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देखो बच्चे, अगेन मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको फॉर्मूले यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है के का वो क्या होता है? 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग लॉग आर नॉट डिवाइड बाई आर। ठीक है,
आप इसको R1/R2 भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने R1/R2, या फिर आप R0/R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को पुट करना है बेसिकली। सो टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो ध्यान से देखोगे तो 60 मिनट गिवन है, मतलब कि T2 गिवन है आपको। तो आप इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2.303 T जो है आप उसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 log R1 डिवाइड बाई R2। अब हमें इस फॉर्मूले बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। सिंपल हो गया अभी, है ना। आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप काफी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ से करते हैं डायरेक्टली। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज को पुट करना है। T2 क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, 60 गिवन है, तो 60 इनिशियल टाइम तो नहीं गिवन है, तो इनिशियल कितना हो गया, 0 लॉग। अब इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 1.24 मल्टीप्लाई 10⁻², राइट। और आफ्टर 60 मिनट कितनी होगी कंसंट्रेशन हमारे पास, 0.20 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो आप वैल्यूज को यहाँ इस तरीके से पुट कर लेंगे। अब उसके आगे क्या होगा कि -10⁻², और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1.24 डिवाइड बाई 0.20 को सॉल्व करके जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आएगी वो कितनी आएगी, 6.2। ठीक है, कितनी आ गई, 6.2। सो 2.303 डिवाइड बाई 60 log 6.2 मिनट इनवर्स। अब आपके पास जो log की वैल्यू है ये बोर्ड के हिसाब से वेरी करती है। कुछ बोर्ड में आपको log टेबल दिया जाता है, और सीबीएसई बोर्ड में आपको डायरेक्ट log की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो log होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6.2 जो log है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होती है, कितनी होती है बेटे, डेट इज 2.303 बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.79। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, log 6.2 की वैल्यू है। तो ओवरऑल मतलब कि जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने, log 6.2 की। तो जब आप ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.0304 मिनट इनवर्स। ठीक है जी। सो ये अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी हुआ है आपको। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, and thank you so much for watching the video. Keep learning chemistry with me. If you like the video, then do subscribe the channel, give a thumbs up. If you have any doubt, you can comment in the comment section. If you need these notes in the form of PDF, then you can contact me on Telegram channel. और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री ट्यूशन चाहिए, ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए, that are also provided by me. So I'll see you in the next lecture. Till then, keep practicing and keep learning.